नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। तो मुझे लगता है पिछली क्लास में हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। हमें इनके काल क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी। सबसे पहले है परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। और अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी है और उसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। कंकाल 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी, अज्ञे। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी और इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इतिहास लेखकों का सही कालानुक्रम अनुसार हमें इन्हें लगाना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसा दत्ता, शिव सिंह सेंगर। तो इनमें जो सबसे पहले है गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर मिश्र बंधु और फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें सही ये है गारसा दत्तासी। इस तिवार दय लाल लितियतुर एंदु ये हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज है, इनका जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है, 1883 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। तो इसमें जो सही क्रम वो पहला ही है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक है। लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, मोहन राकेश का ही नाटक है। पैरों तले जमीन 1975 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक है। यह नाटक अधूरा था, इसे कमलेश्वर ने पूरा किया। कौन सा मोहन राकेश का जो अधूरा नाटक है वो कौन सा था? पैरों तले जमीन। और इसको पूरा किसने किया? कमलेश्वर ने पूरा किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब देख लेते हैं 30वें प्रश्न को। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का काटा, परिंदे। तो इसमें जो सही क्रम है वो बी है। सबसे पहले है बुद्धू का काटा, उसके बाद है पूस की रात, यहाँ पर मिसप्रिंट है, और फिर है पत्नी और फिर है परिंदे। और अब इसकी नीचे इसके रचनाकार वगैरह दिए गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। बुद्धू का जो काटा है वो 1914 में है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पूस की रात 1930 में है, प्रेमचंद की कहानी है। पत्नी 1936 में है और जैनेन्द्र की कहानी है। परिंदे 1956 ईस्वी, निर्मल वर्मा की कहानी है। अब है 31वां क्वेश्चन। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा। तो इसमें जो सही क्रम है वो बी है। सबसे पहले अर्ध कथा है, फिर अपनी खबर है, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है आज के अतीत। तो नीचे इसकी सन वगैरह दिए गए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। जो अर्धकथा है वो 1641 ईस्वी में है और यह जो आत्मकथा है यह है बनारसी दास जैन की। अपनी खबर 1960 में है और यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र। यहाँ बच्चन नहीं है, यहाँ बेचन है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी और ये है हरिवंश राय बच्चन की। आज के अतीत 2003 में है और यह है भीष्म साहनी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। सबसे पहले है प्रिय प्रवास, फिर है साकेत, फिर कामायनी, फिर लोकायतन। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष और लेखक दिए गए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। जो प्रिय प्रवास है वो है 1914 ईस्वी में और इसके जो लेखक हैं वो है हरिओत।
साकेत है 1931 में और यह है मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी है 1936 में और यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। लोकायतन है 1964 में और यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और यहाँ पर इनका जन्म एवं निधन वर्ष भी दिया गया है। और अब 33वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद, शोषण का विरोध। तो इसमें जो सही है वो है सी। सबसे पहले है अलंकारिकता, फिर इतिवृत्तात्मकता, फिर शोषण का विरोध और फिर क्षणवाद। तो नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। अलंकारिकता की जो प्रवृत्ति थी वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो मिलती है रीति काल में देखने को मिलती है। इतिवृत्तात्मकता की जो प्रवृत्ति है वो हमें द्विवेदी काल में देखने को मिलती है। शोषणवाद का विरोध प्रगतिवाद में हुआ है और क्षणवाद नई कविता की काव्य प्रवृत्ति हमें देखने को मिल जाती है। अब 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आलोचना पत्रिका के संपादकों के सही अनुक्रम क्या है? धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है। सबसे पहले है शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, फिर नंद दुलारे वाजपेयी और फिर नामवर सिंह। तो नीचे इनके जन्म एवं निधन वर्ष दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान जो है वो 1918 से 2000 ईस्वी तक हैं। धर्मवीर भारती है 1926 से 1997, नंद दुलारे वाजपेयी है 1906 से 1967 और नामवर सिंह है 1926 से 2019। आलोचना पत्रिका 1951 त्रैमासिक पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। आलोचना पत्रिका 1951 त्रैमासिक पत्रिका थी और यह कहाँ से निकलती थी? यह दिल्ली से निकलती थी। अब देख लेते हैं 35वें क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त प्रपंच बुद्धि दुखांत। जयशंकर प्रसाद राजश्री कोमा दुखांत। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी चाणक्य सुखांत। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही अनुक्रम जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत सही है। कौन सा युग्म संगत है? अब देख लेते हैं 36वें क्वेश्चन को। कौन सा युग्म संगत है? साहित्य लहरी, पद्माकर, लोकायतन, निराला, एक कंठ विशपाई नागार्जुन, वैराग्य संदीपनी। तो जो इसमें सही है वो डी सही है, वैराग्य संदीपनी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर रचना दी गई है और यहाँ पर रचयिता दिए गए हैं। तो जो साहित्य लहरी है वो सूरदास की रचना है। लोकायतन जो है वो पंत की रचना है। एक कंठ विशपाई दुष्यंत कुमार की है और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। अब देख लेते हैं 37वें क्वेश्चन को। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं। तो इनमें जो सही है वो है सी सही है। जो सी वाला कोट है वो सही है। उत्पत्तिवाद जो है वो भट्ट लोल्लट की रचना है। अनुमितिवाद जो है वो शंकुक की रचना है और अभिव्यक्तिवाद जो है वो अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त की। अभिव्यक्तिवाद को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी अभी है और यहाँ पर भी अभी है। किसी और में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज इजीली हम याद रख सकते हैं। और भुक्तिवाद है भट्ट नायक की रचना। तो इस प्रकार से हमारा सी सही हो जाता है। अब बिल्कुल देख भी लेते हैं। तो जो भट्ट लोल्लट है इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। वैसे ये आरोपवाद ही है। दार्शनिक मत है इनका मीमांसा दर्शन और संयोग है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। श्री शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद है और इसका जो दार्शनिक मत है वो न्याय दर्शन है और संयोग है अनुमाप्य और अनुमापक।
भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद। सांख्य दर्शन, इनका जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है और संयोग है भोज्य और भोजक। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है और दार्शनिक मत है शैव दर्शन और संयोग है व्यंग्य और व्यंजक। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो जो खुमान रासो है वो दलपति विजय की रचना है, परमाल रासो जो है वो जगनक की रचना है और बीसलदेव रासो है नरपति नाहले की रचना और पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई की। तो इस हिसाब से हमारा जो कोड ठीक बैठता है वो है ए ठीक बैठता है। और चलिए नीचे देख भी लेते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो जो खुमान रासो है वो दलपति विजय की रचना है, परमाल रासो 13वीं सदी की रचना है और जगनिक की है। बीसलदेव रासो 1212 में है और नरपति नाहले की रचना है। पृथ्वीराज रासो 1343 में है और चंद्र बरदाई की रचना है। अब यहाँ पर फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राजश्री, यम गाथा, राम की लड़ाई, साच कहूं तो इसमें जो सही है वो है डी वाला सही है। राजश्री जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। यम गाथा जो है वो दूधनाथ की रचना है। राम की लड़ाई है लक्ष्मी नारायण लाल की और साच कहूं तो रचना है प्रभाकर क्षत्रिय की। तो इस प्रकार से हमारा डी सही बैठता है। और नीचे देख भी लेते हैं। राज्यश्री जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की और जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1837 ईस्वी में। राम की लड़ाई जो जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी और लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है और 1927 इनका जन्म वर्ष है और 1983 इनका निधन वर्ष है। यम गाथा जो है वो 1990 की रचना है और दूधनाथ सिंह इसके रचयिता हैं। साच कहूं तो दरअसल ये नाटक है, फिर भी रचना तो हुई ही और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं प्रभाकर क्षत्रिय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 40वें प्रश्न को, यह भी सुमेलित करने वाला है। बसो मेरे यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और इनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें मेल कराना है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। बसो मोरे नैनल में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, अबलो नसानी अब न नसे हो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत। तो इसमें जो सही है वो ए सही है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह मीराबाई की पंक्ति है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, तो जो यह है वो सूरदास की रचना है। अबलो नसानी अब न नसे हो, यह तुलसीदास की पंक्ति है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत, तो यह नानक देव जी की रचना पंक्ति है। चलो नीचे देख भी लेते हैं, बिल्कुल कंफर्म भी होना चाहिए हम सही पढ़ रहे हैं क्या नहीं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल मीराबाई, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो सूरदास, अबलो नसाने अब न नसे हो तुलसीदास, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कबीरदास। ये कबीरदास की रचना है भाई, बिल्कुल ये गलत होगी, कबीरदास की है ये, नानक देव जी की नहीं है, ये कबीरदास की है। और यह भी हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो यह हिंदी वर्णमाला से प्रश्न है। स्वर ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं और घोष ध्वनियां कौन सी है। तो हमें
इनमें बताना है कौन सी स्वर ध्वनियां हैं, कौन सी तालव्य हैं, कौन सी अल्पप्राण है, कौन सी घोष हैं। तो इसमें जो हमारा कूट है वो डी सही है। जो स्वर ध्वनियां हैं वो हैं ये, स्वर तो इसी में ही आए हैं, तो स्वर ध्वनियां हैं ये वाली चौथी। और तालव्य जो ध्वनि है वो है च, छ, ज, झ, तालव्य ध्वनियां ये हैं। और अल्प प्राण कौन सी हैं? अल्प प्राण है कै, तै, पै, टै, अल्प प्राण। और घोष ध्वनियां कौन सी हैं? घोष ध्वनियां हैं घ, थ, फै, भै, ये वाला। तो इस प्रकार से हमारा डी सही बैठता है। तो चलिए देख भी लेते हैं। तो जो हमारी स्वर ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं? जो स्वर हैं वो ही हमारी स्वर ध्वनियां होंगी। अंगे, अह, ए, ओ। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? च, छ, ज, झ। अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? कै, तै, पै, टै। घोष ध्वनियां कौन सी हैं? घ, छ, ध, भै। ठीक है, ये प्रश्न भी सुमेलित करने वाला ही है। देखिए, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, अभी तक मैंने पीछे जो भी कराया है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो ये सेम है। अगर हमें ये चीज याद होगी तो हम आसानी से इनको सुमेलित कर पाएंगे। तो जो क्रोचे का जो है वो है अभिव्यंजनावाद। यहाँ पर सूची 1 और सूची दिए गए हैं और हमें इनको सुमेलित करना है। क्रोचे, रिचर्ड्स, कॉलरिज, इलियट। तो इसमें जो सही है वो है बी। देख लेते हैं। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, रिचर्ड्स का है संप्रेषणवाद, कोलरिज का है कल्पना, और इलियट का है नरव्यक्तिकता का सिद्धांत। अब बिल्कुल इसको देख भी लेते हैं। क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड्स का है संप्रेषण सिद्धांत, कोलरिज का है कल्पना और इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अब हम आ गए हैं 43वें क्वेश्चन पर और इसमें भी हमें सुमेलित ही करना है। इनमें से कौन सा उदाहरण रचनाकार के संबंध में सुमेलित है? कौन सा उदाहरण? अच्छा, यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और ये हमें मिलानी है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। संत हृदय नवनीत समाना, काहे रे नलनी तू कुम्हालिनी, अमिय हलाहल मद भरे, मेरी भव बाधा हरो। तो इसमें जो सही है वो है पहले वाला सही है। संत हृदय नवनीत समाना, इसकी जो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। काहे री नलनी तू कुम्हालिनी, तो ये जो पंक्ति है ये कबीर की है, ये कबीर की है। अमिय हलाहल मद भरे, यह जो पंक्ति है यह रसलीन की पंक्ति है। और मेरी भव बाधा हरो, यह जो है ये बिहारी की पंक्ति है। अब बिल्कुल पक्के तौर पर हम इनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये हमने सही किया है क्या। तो बिल्कुल, संत हृदय नवनीत समाना के जो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। काहेरी नलनी तू कुम्हालिनी, यह कबीर की पंक्ति है। अमिय हलाहल मद भरे, यह रसलीन की पंक्ति है। और मेरी भव बाधा हरो, यह बिहारी की पंक्ति है। और अब हम 44वें प्रश्न पर हैं और देख लेते हैं प्रश्न क्या है। इन बोलियों को उनके बोली के क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बोली दी गई है और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो ब्रज भाषा छपरा, भोजपुरी सुल्तानपुर, मैथिली बरेली, अवधी अलीगढ़ दरभंगा। तो इसमें जो सही है वो बी है। जो ब्रज भाषा है वो
अलीगढ़ साइड बोली जाती है। और जो भोजपुरी है वो बोली जाती है छपरा। और जो मैथिली है वो बोली जाती है दरभंगा। और अवधी जो बोली है वो बोली जाती है सुल्तानपुर। तो इस तरह से हमारा बी कोड सही होगा। जो ब्रज भाषा है वो अलीगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी अच्छा, मैं पहले ही पढ़ने लग गई हूँ, अब ठीक है। जो ब्रज भाषा है वो अलीगढ़ में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, मैथिली दरभंगा में बोली जाती है और अवधी जो है वो सुल्तानपुर में बोली जाती है। अब देख लेते हैं 45वें प्रश्न को। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो ये आचार्य दिए गए हैं रीतिकाल से ही संबंधित हैं सारे। हमें इन्हें देखना है कि इनकी रचना कौन सी है। चिंतामणि, मतीराम, केशव, भिखारी दास। नक्षिक वर्णन, काव्य निर्णय, कविकुल, कल्पतरु, काव्य कल्पद्रुम, ललित ललाम। तो इसमें जो इसका जो सही कोट होगा वो होगा डी। चिंतामणि की जो रचना है वो है कविकुल कल्पतरु। मतीराम की जो रचना है वो है ललित ललाम। और केशव दास की जो रचना है वो है नक्षिक वर्णन। और भिखारी दास की जो रचना है वो है काव्य निर्णय। तो ये हमारा दूसरा सही है। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु, मतीराम की रचना है ललित ललाम, केशव दास की रचना है नक्षिक और भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। और यहाँ पर अब पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। अब पैराग्राफ के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हम पढ़कर उन्हें आसानी से उनके क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चलिए ये आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। और कुछ हिस्सा ये है उसका। पैराग्राफ के क्वेश्चन तो हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम 2006 का प्रश्न पत्र हम देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।